हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में जो साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसका मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस 10 दिन के अंतर्गत मैं एक सीरीज़ लाऊँगा जिसमें कि केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक का प्लस जितने भी टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बच्चों, मैं तैयार हूँ और आज आप सभी के समक्ष ये आपका पहला वीडियो है और यह वीडियो को आप पूरी तरीके से देखेंगे, जिसमें मैं आपका चैप्टर 1 को पूरा कवर करूँगा। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वे सभी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर का जो है आपका वीडियो प्रॉपर 3 पार्ट में जाएगा। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब आपको लगता होगा कि सर, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? तो ध्यान दिए रखिएगा कि जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख पा रहे हैं, आपको 3 अप्रैल से एंड ऑफ द दिसंबर तक केमिस्ट्री पढ़ाया गया और केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे 5 चैप्टर है तो प्रत्येक चैप्टर में नंबर ऑफ टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। तो अब पूरे साल के सिलेबस को हमको 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो यह सच है कि हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग स्किप करेंगे। जैसे मैं बता दूँ आपको कि चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत सारा टॉपिक है, जो सभी टॉपिक आप सभी को मैं पढ़ाया और सभी टॉपिक को आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई की भी। और मुझे लगता है कि लगभग सभी बच्चे को वो टॉपिक कंप्लीट है। अब हमको वो सारा टॉपिक का रिवीजन करना है मात्र 10 दिन के अंदर। मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 सभी का रिवीजन करना है कितने दिनों में? केवल 10 से 11 दिनों में। तो इतना लंबा और डिटेल में तो वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि पूरे साल के सिलेबस को 10 दिनों में कंप्लीट करना ये असंभव वाली बात है। लेकिन हाँ, एक हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट लेक्चर है आपका, इस फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे। अब तरीका ये होगा कि वहाँ पे क्लास में हम लोग एक टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। एक समय देते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय होती है। लेकिन चूँकि हमारा एग्ज़ाम अब 21 को है और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करना है। कुछ टॉपिक को हम लोग जितना समझने के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है, शॉर्ट रिवीजन करना है हमको, ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर, क्या पूरा सिलेबस को आप पढ़ाएँगे? तो बिल्कुल, लगभग आपका सिलेबस वही रहेगा। कुछ चीज़ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सिखाते हैं। जैसे हो गया आपका ऋण मूलक और धन मूलक, जैसे कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस अब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग जब चैप्टर शुरू करते हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट सब टूल होते हैं, पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ, कैलकुलस का पोर्शन। उसके बाद हम लोग प्रॉपर चैप्टर शुरू करते हैं। अब चूँकि हमको यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से रिवीजन करना है कि ताकि एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आपका आ जाए, तो इसीलिए हम लोग कुछ टॉपिक को स्किप करेंगे, जो पढ़ना तो है लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो प्रॉपर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हम लोग उसी पे क्या करेंगे? बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार रहिए और अभी हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूँगा। इसमें 2 तरह कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ 3 अप्रैल से लेके एंड ऑफ द दिसंबर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट किए हैं। लगभग बच्चा को वो सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, याद भी होगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ़ कॉपी लेके सामने बैठ जाएँगे, जो मैं पढ़ाऊँगा आप केवल उसका रिवीजन करेंगे। और एक बच्चा ऐसा है जो कभी क्लास किया ही नहीं मेरा, जो क्लास बिल्कुल नहीं किए हैं, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आप क्या करेंगे, अपने सामने एक कॉपी और एक पेन को लेके बैठ जाएँगे और आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे।
आपको प्रॉपर से नोट्स नहीं बनाना है, केवल आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार देखना है और नोट डाउन करना है, आपका एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आप अचीव करेंगे। तो मेरे साथ आप ये पूरे 10 दिन तक जुड़े रहिएगा, इससे क्या होगा आपके केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेंगे और आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एवं समीकरण। अब देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर सेकंड बनेगा हमारा केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें दो पोर्शन है, एक है केमिकल रिएक्शन और एक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को पहले देखेंगे और फिर केमिकल इक्वेशन को। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक बनेगा केमिकल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया है, ये है क्या? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये प्रश्न का उत्तर हमको जानना है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि रिएक्शन से मतलब यही होता है कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट पकड़े हम, कोई दो पदार्थ है मेरे पास, या दो पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में रिएक्ट करेगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाता हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आप सिंपल इतना बात समझिएगा कि मेरे पास ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, इस दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिले, इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई, कुछ ना कुछ ये आपस में रिएक्ट किया और कोई तीसरा नया चीज बना। जैसे एग्जांपल में समझिएगा कि जैसे मेरे पास ए प्लस बी, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, और ये दो पदार्थ आपस में रिएक्ट किए, आपस में रिएक्शन किए ये, और आपस में रिएक्ट कर यह एक नया पदार्थ बनाते हैं सी प्लस डी। अब ध्यान ये देना है कि ए प्लस बी आपस में रिएक्ट किए और बनाए यदि सी प्लस डी, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाता हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। क्या है कंडीशन? कि ये जो तीसरा नया पदार्थ बना, इसका जो गुण है, यह मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। ये जो मूल पदार्थ है, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। ये तो ठीक ऐसा ही है कि यदि ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों के बीच रिएक्शन होगा और जो तीसरा नया पदार्थ बना सी और डी, इसका जो गुण है इस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक दैनिक जीवन में मैं जब आपको क्लास में हमेशा एग्जांपल देता हूँ तो मैं यहाँ भी देता हूँ। जैसे हम लोग जब खीर खाते हैं तो खीर के बनने में दो अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे एक हमारे दूध और एक हमारा चावल। दूध को मानते हैं हम अलग पदार्थ, चावल को मानते हैं अलग पदार्थ। दो अलग अलग पदार्थ को आपने लिया, दोनों का आपस में मिक्स किया और आपने क्या किया, उसको गर्म किया। दूध और चावल को मिलाकर गर्म करने पर आपको खीर की प्राप्ति हुई। जो जो खीर बना, उसका गुण इस दूध के गुण से
और इस सावन के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो यही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन, कि जो दूध का प्रॉपर्टीज है, जो चावल का प्रॉपर्टीज है, दोनों सेब के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है खीर का प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि दोनों मिल के हमारा नया पदार्थ बनाया, और नए पदार्थ का गुण इस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या था? भिन्न था। यही है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, इसको समझिएगा। अच्छा, थोड़ा-सा आपको एक बात और बता दूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी यही हमारा है अभिकारक। इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, या इसको कभी-कभी हम लोग अभिकर्मक भी बोलते हैं। अभिकर्मक, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अच्छा, जो अभिक्रिया के बाद बनता है, यानी C+D, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो अभिक्रिया के बाद बना इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक समीकरण में हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। कुछ एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे मैं कह रहा हूं कि जब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में गैस के मिश्रण में आग लगाया जाता है, आग लगाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। यह मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को हम मिलाएंगे, और दोनों को मिला के जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारा जल बनता है। यह एक स्टेटमेंट है। यदि इसी स्टेटमेंट को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं? H2 प्लस O2 आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? H2O, यानी जल बना। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2O। यह एक प्रकार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं। तो ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिले, दोनों आपस में रिएक्ट किए, और तीसरा एक नया पदार्थ बना, क्या? जल। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाता हो, और ये जो तीसरा नया पदार्थ बना, इसका गुण इस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। मतलब यह आप देखिए कि यहाँ पे है मेरे पास हाइड्रोजन गैस। यह कौन सा गैस है? यह है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। और यह कौन सा गैस है हमारे पास? यह है हमारा ऑक्सीजन गैस। अब बताइए कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा। अच्छा, दोनों ही गैस हैं, लेकिन दोनों के मिलाने पे जो प्रोडक्ट बना जल, यह क्या है? यह एक लिक्विड है। यानी यह गैस, लेकिन ये जल कैसे बन गया? ये लिक्विड हो गया। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज वो जल के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। इसलिए मैंने आपको यह कथन मेंशन किया कि नए बने पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका केमिकल रिएक्शन हम उसको कहेंगे, अन्यथा नहीं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात तो समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। तो एग्जांपल 2 है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम कार्बोनेट को
गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह मेरे पास एक स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन का कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो यह डिकम्पोज जैसी होगा, तो वो बनाएगा पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, जैसे ही इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहला कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जिसको बोलते हैं CaO, और सेकंड क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या हम क्या कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज है, यह दोनों का प्रॉपर्टीज कैल्शियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि एक पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई तीसरा नया पदार्थ बना, और जो तीसरा नया पदार्थ बना उसका गुण इस मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह केमिकल रिएक्शन है, अन्यथा नहीं। अच्छा, एक बात को और नोट करना है यहाँ पे आपको कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक नोट में याद रखना है आपको कि केमिकल रिएक्शन कुछ परमाणुओं के बीच कुछ परमाणुओं के बीच बंधन बनने या कहते हैं कि कुछ परमाणुओं के बीच बंधन टूटने या पुनः नए तरीके से बंधन बनने का संपन्न होती है। इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, बीच कर सकते हैं बंधन टूटने या पुनः नए तरीके से बंधन बनने के कारण संपन्न होती है। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कुछ परमाणुओं के बीच बंधन टूटने के कारण भी हो सकती है या पुनः नए तरीके से बंधन दूर मतलब बनने के कारण हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे दो अलग अलग हमारे पास पदार्थ हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और कोई तीसरा नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पे दो परमाणुओं के बंधन जुड़ने का रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पदार्थ टूटा और दो या दो से अधिक नया पदार्थ बना। तो यहाँ पे हो गया कि परमाणु के टूटने से, तो यहाँ पे टूटने से और यहाँ पे जुड़ने से। तो मुझे लगता है कि केमिकल रिएक्शन इतना समझना आपके लिए इनफ है, और उम्मीद करते हैं कि आप रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से समझ गए होंगे। यदि ये टॉपिक आपको क्लियर है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड में हर साल केमिकल इक्वेशन से एक आध क्वेश्चन पूछता ही है, और केमिकल इक्वेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन लिखने के नियम क्या हैं, और केमिकल इक्वेशन के लाभ क्या है। यदि कोई स्टेटमेंट में हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या है, इसको जाना है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
ध्यान दीजिएगा। जो सेकंड हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या? ये बहुत ईजी है, मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सिंपल समझिए कि यदि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, कि जैसे मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में आग लगाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। यह केमिकल रिएक्शन का एक स्टेटमेंट है। यदि इसी स्टेटमेंट को मैं छोटा करना चाहूँ तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी? मुझे कुछ सूत्र और कुछ संकेत की आवश्यकता होगी। तो यदि मैं यह कहूँ कि इसी स्टेटमेंट को मैं छोटा करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि सूत्र और संकेत की सहायता से किसी भी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के संक्षिप्त रूप को यदि हम उसको छोटा करेंगे तो इसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेरे पास है, मैं लिख दूं कि सूत्र एवं संकेतों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। जैसे अभी हम लोग जस्ट ऊपर एक एग्जांपल लिए थे कि जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में आग लगाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। यह मेरे पास एक स्टेटमेंट है। क्या लगता है आपको बार बार इतना स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आपको इतना बड़ा कथन नहीं लिखना है हर बार एग्जाम में। आप इतने बड़े स्टेटमेंट को कुछ सूत्र और कुछ संकेत के माध्यम से बहुत छोटा कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा आपका। तो कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र याद करवाते हैं हम लोग क्लास 9th में। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप लिख सकते हैं H। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो होता है H। तो H2 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा? O2। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा और ये बनाता है जल H2O। अब बताइए, इतने बड़े स्टेटमेंट को केवल हम इतना सा में लिख दिए, यही तो है हमारा रासायनिक समीकरण। लेकिन इस आप पे कहेंगे कि सर ठीक है, सूत्र समझ गए, संकेत क्या है? तो ये प्लस आपका संकेत हुआ, ये एरो आपका संकेत हुआ। तो सूत्र और संकेत के माध्यम से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप यदि संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को लिखने का कुछ नियम भी है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा बाबू। 2H2 प्लस O2 होगा 2H2O। यह हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन हो गया। अब नियम यह है कि केमिकल इक्वेशन तो समझ गए। केमिकल इक्वेशन को लिखने के नियम क्या क्या है? तो कुछ रूल को आपको दिमाग में रखना है हमेशा, कि आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है? तो आपको यह जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के बीच होती है। दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करेंगे और तीसरा नया पदार्थ बनेगा। तो याद रखना है
कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पार्टिसिपेट होगा करेगा, मतलब जो भी भाग लेगा, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं, जिसे हमेशा तीर चिन्ह के कहाँ रखते हैं, बाईं ओर। अब बाईं के समझिएगा तो हमको देखिए इसे, ये हो गया हमारा दायां और ये हो गया हमारा बायां। तो रिएक्टेंट को आप हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर रखेंगे, ना कि दाईं ओर। तो ठीक है, तो पहला कंडीशन कि अभिकारक को आप हमेशा तीर चिन्ह के कहाँ रखेंगे, आप हमेशा बाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखेंगे। अच्छा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो प्रोडक्ट को हमेशा तीर चिन्ह के कहाँ रखेंगे, दाईं ओर रखेंगे, ना कि बाईं ओर। हमेशा दाईं ओर रखना है आपको। तो रूल 2 यही है आपका। तो रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 है कि जो उत्पाद है या प्रतिफल है, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप हमेशा तीर चिन्ह के कहाँ रखेंगे, दाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। रूल 3 क्या है, तो रूल 3 है आपका कि अभिकारक और उत्पाद के बीच आपको प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करना है। एक से अधिक अभिकारक हो जाए या एक से अधिक उत्पाद हो जाए, दोनों ही केस में आपको उसके बीच प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट किया और ये पदार्थ बनाया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद, दोनों कंडीशन में आपको उसके बीच प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करना है बाबू। तो याद रखना है यहाँ पे कि एक से अधिक रिएक्टेंट, एक से अधिक अभिकारक, या एक से अधिक या एक से अधिक उत्पाद रहने पर उसके बीच आप क्या दीजिएगा, उसके बीच आप प्लस देते हैं। प्लस का इस्तेमाल करना है, याद रखना है। रूल आपको लिखा दिया गया है, यहाँ केवल आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगला है आपका रूल 4। रूल 4 क्या होगा, याद रखना है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच आपको तीर चिन्ह, एरो को ध्यान रखना है। जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों के बीच आपको एक तीर चिन्ह देना है, जिससे ये इंडिकेट हो सके कि जो ये दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए हम लोग तीर चिन्ह देते हैं। तो याद रखना है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट के बीच प्रोडक्ट के बीच आपको क्या देना है, एक तीर चिन्ह देना है। इस प्रकार से जो हम लोग एरो देते हैं, एक तीर चिन्ह का आपको इस्तेमाल करना है। और रूल 5 और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना है मतलब संतुलित करना है। सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये संतुलित क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको बताए थे हम कि एक नियम पढ़े थे हम लोग क्लास 9 में कि रासायनिक संयोजन का नियम। इसी में एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो आप जब भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि उस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। यदि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो जो अभिक्रिया के पहले आप जितना लिए वो अभिक्रिया के बाद नहीं बनेगा। असल तो आपका क्या होगा, जो आपका रिएक्शन है वो गलती हो जाएगा, क्योंकि जितना आप रिएक्टेंट लिए प्रोडक्ट तो उतना बनना ही चाहिए। तो इसलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल करके। जैसे मेरे पास एक सुंदर सा एग्जाम्पल हमेशा रहता है कि जैसे H2 है, H2 प्लस O2, यही भी देखिए H2 प्लस O2 अलग से हम कर देते हैं, आपस में रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2O। अब बताइए क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या, ये बैलेंस नहीं है।
हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पर भी 2 परमाणु, बट ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2, और इधर कितना है? 1। क्या ये बैलेंस होगा? अभी जब हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या ये इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमाणु को बराबर ही नहीं किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, वहाँ पे 1 ही परमाणु है, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे 2 दीजिएगा और यहाँ पे 2 दीजिएगा, तो आप क्या देखिए, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, यहाँ भी 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब जब आप निकालिएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो वो हमेशा बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। कैसे निकाल के देखते हैं? तो बताइए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 4 का कितना होगा? 4 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 का कितना होगा? 16 दूना 32 ग्राम। दोनों जोड़िएगा कितना आएगा? 36 ग्राम। ये क्या है? तो ये है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के? तो देखिए, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। क्या यहाँ भी 36 है और यहाँ भी 36 है? मतलब जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही हमारा क्या बना? प्रोडक्ट बना। तो आपको हमेशा ये बात को अब ध्यान रखना है। बट यहाँ पे क्या बराबर होगा? तो यहाँ पे सर बराबर नहीं होगा। कब? जब ये बैलेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको बैलेंस करेंगे, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक भी क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, आप लिखने के लिए भी सीख गए। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेंगे बाबू। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग लाएंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, 9th क्लास में आप लोग कुछ अभिक्रिया पढ़ा, 10th में पढ़ा प्रकार, कुछ 11 में पढ़िएगा, कुछ 12th में पढ़िएगा। तो अलग अलग क्लास में आपका अलग अलग रिएक्शन का प्रकार दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना है। क्लास 10th में 11 से 12 रिएक्शन है, उसको देख लेना है। 12 में जाइएगा तो वहाँ भी पढ़िएगा फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, बहुत सारा है। ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जितना दिया है उसको पढ़ेंगे हम लोग, और उससे आपका बोर्ड एग्जाम में कहते हैं 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो आप ध्यान देंगे। जो सबसे पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, उसको हम बोलते हैं संयोजन, संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया। संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा सेकंड है, वो है हमारा वियोजन, वियोजन या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डीकम्पोजिशन। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
जो तीसरा है हमारा वो है विस्थापन या एकल विस्थापन, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद है आपका 6 नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सो की इंडो, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगला क्या है? उभयगामी, उभयगामी या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण या कह सकते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला है आपका अपचयन, अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। और सबसे लास्ट में है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस 12 रिएक्शन को आपको एक एक करके पढ़ते हुए चलना है, कहीं भी हमको मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखिए। एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया किसे कहेंगे? आपको पता होगा कि इसमें हमने कहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एक ही नया पदार्थ बनाता हो। जब कोई भी दो पदार्थ परस्पर संयुक्त होगा और केवल एक नया पदार्थ बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया। कोई भी दो पदार्थ है, आपस में जुड़ा, आपस में रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट बनाएगा वह केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। यदि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त होकर केवल एक नए पदार्थ केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे आप। जैसे हम बोलते हैं C+O2 मिलके क्या बनाएगा? CO2। यहाँ पे दो पदार्थ मिला और कोई एक सिंगल पदार्थ बना। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेगा और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारा एग्जाम्पल है। Na+O2 क्या बनाएगा? Na2O। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4Na+O2 हो जाएगा 2Na2, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, आपको जस्ट बताया हमने। और ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे ले सकते हैं आप 2H2+O2। 2H2 मैं डायरेक्ट बैलेंस कर दे रहा हूँ। 2H2+O2 क्या हो जाएगा आपका? 2H2O। उसी प्रकार और ले लीजिए CaO+H2O, दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएगा CaOH का होल 2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलेंगे, दो अलग अलग पदार्थ, और मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे हैं और भी ले सकते हैं आप। 2SO2+O2 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2SO3 बनाएंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्साइड दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग। तो ये था आपका क्या? संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका जस्ट इसका अपोजिट, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। पहले आप इसको लिखिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। दूसरा है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो समय मेरे पास कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड को आप देखेंगे। वियोजन या अपघटन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, इसके विषय में मैंने आपको क्या कहा था कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन। मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एक नया पदार्थ बनाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन में जस्ट अपोजिट होता है। उसमें केवल एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्योंकि हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ परमाणु के बीच बंधन जुड़ने या कह सकते हैं कुछ परमाणु के बीच बंधन टूटने या पुनः नए तरीके से बंधन बनने के कारण संपन्न होती है। तो दो पदार्थ जुड़ेगा, एक पदार्थ बनाएगा तो संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया। और यदि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा तो उसको बोलेंगे वियोजन या अपघटन। जस्ट इसका अपोजिट ध्यान दीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिएगा जिसमें, तब मैं लिख ही दूं आपको कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक दो या
2 से अधिक नए पदार्थ, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो या बनाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। मतलब एक सिंगल कंपाउंड टूटेगा और 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनेगा। यदि ऐसा हो रहा है तो वो क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं। जैसे हम बोलेंगे ZnCO3, क्या एक कंपाउंड है, जिंक कार्बोनेट। जैसे ही आप इसको डिकम्पोज कीजिएगा तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? ZnO प्लस CO2। ऐसा हम बात करेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप डिकम्पोज कीजिएगा तो ये क्या होगा? ये बनाएगा CaO प्लस CO2। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है और 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बन रहा है। तो जब भी ऐसा दिख जाए आपको कि कोई एक पदार्थ डिकम्पोज होके 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाता हो, तो समझ जाइएगा वो क्या हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। FeSO4 को डिकम्पोज कीजिएगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, आप इसको बैलेंस भी कर दीजिएगा कि Fe2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा। 2FeSO4, इसको क्या भरेंगे? इसको भरते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, या आयरन 2 सल्फेट भर सकते हैं इसको। ये क्या है? Fe2O3, इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, है ना। आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे इसको हम लोग, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे आप ले सकते हैं AgCl। ठीक है, तो जैसे आप इसको तोड़िएगा तो ये बनाएगा Ag प्लस Cl2। अब 2 है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे 2 दीजिएगा। तो 2Ag प्लस Cl क्या आ जाएगा? 2AgCl। ये तमाम आपके पास क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको एक बार क्या करेंगे? जल्दी से लिखेंगे कॉपी में। आपका मन है तो आप और भी ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा जरूरी है नहीं। जैसे H2O है, H2O, जिससे आप इसको तोड़िएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा अलग और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। ये तो आपको जैसे बताइए आपको 2H2O, तो H2 प्लस O2, यहाँ पे 2, यहाँ पे चार हो गया, तो यहाँ 2H2 कर दीजिए। 2H2 प्लस O2 हो गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको मैं बताया कि कोई भी एक कंपाउंड डिकम्पोज होगा और 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाएगा तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सवाल यह है कि हम किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज मुख्यतः हम लोग 3 तरीके से करते हैं। आपको पढ़ाए थे, एक हम लोग ऊष्मा द्वारा डिकम्पोज करते हैं, एक हम लोग विद्युत धारा के द्वारा डिकम्पोज करते हैं, और एक हम लोग फोटो या लाइट के द्वारा डिकम्पोज करते हैं। तो एक है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और एक है आपका फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस टॉपिक पे भी। तो जो सबसे पहला डिकम्पोजिशन का प्रकार है आपका, कह सकते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोज करने का टाइप क्या क्या हो सकता है। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका, ए नंबर लिखता हूं मैं, इसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है आपका विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा वियोजन। जब विद्युत द्वारा वियोजन कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और तीसरा है आपका प्रकाश वियोजन।
प्रकाश वियोजन मतलब सनलाइट के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन। अब तीनों का आपको दो दो एग्जाम्पल को लेके चलना है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। उष्मीय वियोजन, जब वियोजन की प्रक्रिया जो है उष्मा द्वारा, जब उष्मा द्वारा वियोजन कराई जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप पहले इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, फिर उसको मैं बिठा के एक एक करके डिफाइन करूंगा। ठीक है, जल्दी ले लिया आपने। चलिए अब एक एक करके देखिएगा। तो उष्मीय वियोजन क्या है, तो याद रखना है, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है, उष्मा के द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब जब आपको किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए उष्मा देना पड़े तो समझ जाइएगा वो क्या है, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे PbNO3 का होल 2, ये हमारा है PbNO3 का होल 2। तो PbNO3 जैसे ही डिकम्पोज होगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये सबसे पहले बनाता है PbO, क्या बनाएगा, PbO प्लस बनाता है NO2, अब फिर क्या बनाएगा, O2। ये तीन अलग अलग चीज बनाता है। तो एक कंपाउंड डिकम्पोज हुआ और टू या मोर देन टू प्रोडक्ट बनाया। या अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे है उष्मा, या जो डिकम्पोज होगा ये उष्मा द्वारा होगा। तो जब उष्मा द्वारा डिकम्पोज होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग उष्मीय वियोजन। तो याद रखिएगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 2 PbNO3 का होल 2 हो जाएगा, 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O। अब ये ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, ये है आपका सॉलिड, ये क्या है आपका सॉलिड, PbO भी आपका क्या है सॉलिड, NO2 है आपका गैस और O2 आपका क्या है गैस है। तो याद रखना है आपका कि यह एक सॉलिड है, PbO आपका क्या है सॉलिड, NO2 आपका गैस और O2 आपका गैस। तो यह है आपका एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे हम बोलेंगे FeSO4, जब आप इसको डिकम्पोज कीजिएगा तो यह भी आपको उष्मा द्वारा ही डिकम्पोज होगा। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं उष्मा द्वारा डिकम्पोजिशन। जब इसको तोड़िएगा तो ये क्या बनाएगा, लगाइए दिमाग, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आपको याद रखना है कि ये भी हमारा उष्मा द्वारा ही डिकम्पोज होगा, यहाँ पे आपको ट्रुथ दे देना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि जब आप किसी कंपाउंड को तोड़े लेकिन आप उष्मा द्वारा डिकम्पोज कर रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने का मुख्यतः तीन प्रोसेस होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ध्यान दीजिएगा, मिटा दो इसको। चलिए अगला है आपका बी नंबर, विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा वियोजन, मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस वही याद रखना है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जब हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दूं कि जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है, तो उसे इलेक्ट्रिकल, उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर कुछ इसका एग्जांपल दीजिए
कैसे जानेंगे कि कुछ किस कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं? तो आपको कुछ कंपाउंड याद रख लेना है। जैसे है आपका सबसे अच्छा एग्जांपल H2O। ये जो H2O है, ये अपने आप डिकम्पोज़ नहीं होगा। इसको डिकम्पोज़ करने के लिए आपको काफ़ी हाई मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देना होता है। तो जब आप उच्च धारा के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इसको, तब ये डिकम्पोज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2 को हम लोग डिकम्पोज़ कर सकते हैं किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दीजिएगा, विद्युत धारा दीजिएगा, तो ये टूटेगा H2 में और प्लस O2 में। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। आगे जैसे आपका है NaCl। NaCl को जानते हैं बचपन से आप लोग, साधारण नमक। जैसे ही आप इसको जल में घोल के, याद रखिएगा ये एक ठोस फॉर्म में होता है NaCl, तो ये अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा। पहले आपको NaCl को डिकम्पोज करने के लिए आपको जल में इसको घुलाना पड़ेगा। आप जल में घुला के जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, करंट, तो Na और Cl क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही है। एक बार हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको। विद्युत धारा जैसे ही दिए तो क्या हो जाएगा? 2Na प्लस हो जाता है, या प्लस छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए Cl2। अब Cl2 हो गया तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? 2Na Cl, तो 2Na प्लस Cl2। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसका? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, जब किसी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में याद रखना है आपको H2O और दूसरा NaCl। कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा है आपको C है आपका बाबू, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन को हम लोग बोलते हैं फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन। फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन। अब ये क्या है? तो बस सिंपल याद रखना है। जब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी हुआ, थर्मल में उष्मा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा। मतलब जब हम प्रकाश ऊर्जा के द्वारा किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, मतलब जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश वियोजन, उसे प्रकाश वियोजन, फोटो या लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसका दो एग्जांपल याद रखना है आपको। सबसे पहला तो बताइए क्या होगा? AgCl। AgCl को क्या बोलेंगे हम लोग? सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही आप इसको क्या दीजिएगा? सनलाइट। क्या देना है? सनलाइट देंगे तो सनलाइट में ये डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा Ag प्लस Cl2। अब चूंकि यहाँ टू दिए तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको? 2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। तो 2AgCl हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है। तो 2AgCl जैसे ही सनलाइट के पास आएगा तो 2Ag प्लस Cl2 में ये क्या होगा? अपने आप को डिकम्पोज करेगा। अगला है आपका AgBr। दूसरा क्या है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप क्या देंगे? सनलाइट देंगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट देने पर यह पुनः डिकम्पोज होगा और ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा Ag प्लस Br2। अब चूंकि आप यहाँ 2 दिए तो आपको यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, और यहाँ 2 दीजिएगा तो आपको यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इस सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का जो उपयोग है ना, हम लोग अक्सर जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। याद रखिएगा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके वियोजन अभिक्रिया का उपयोग हम लोग, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। और पूरे बात का निचोड़ यही है इस टॉपिक में कि कोई भी अभिक्रियाएं जब प्रकाश के द्वारा कराई जाएगी, मतलब प्रकाश अभिक्रिया कह सकते हैं कि प्रकाश जब हमारे पास हो,
ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई भी अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे ना, प्रकाश के उपस्थिति में यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन संपन्न होगी तो उसके लिए बेसिकली वो सभी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे बाबू। तो उम्मीद करते हैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी बिना जाने उस टॉपिक को पढ़ना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा पावरफुल है या कौन सा नहीं है। मतलब किस कौन कह सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा कम अभिक्रियाशील धातु है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो आप टॉपिक लगाएंगे हेडिंग कि हेडिंग बनाइएगा आप सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, या इसी को हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इसको हमेशा बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या है, याद रखिएगा, ये धातु का एक ऐसा श्रेणी है जिसको देखकर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के क्रम का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। मतलब इस सीरीज में हम लोग बेसिकली यह बताते हैं कि कौन सा धातु हमारा पावरफुल है और कौन सा पावरफुल नहीं है। मतलब कौन हमारा अभिक्रियाशील है और कौन अभिक्रियाशील नहीं है। तो कह सकते हैं कि धातु का एक ऐसी श्रेणी जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब उसकी सक्रियता को हम लोग बताते हैं, उसकी अभिक्रियाशीलता के क्रम का निर्धारण करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। लिखना पड़ेगा क्या, तो आप लोग को तो याद ही है। अब देखिएगा इसके चार्ट हम आपको बना के दिए थे, इस चार्ट के दो माध्यम से आप याद रखिएगा कि कौन टॉप पे है और कौन नहीं है। तो इसमें हम लोग याद किए थे ली का बा सरना है ना, तो ली का बा सर ना का मग अल मन जन के कड को नी सन पब हा कु हज अज आओ और पट। मतलब इस तरीका से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन हमारा सबसे अधिक पावरफुल है और कौन नहीं है। पोटेशियम को सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि एक सीरीज हमको बनाना था, इसलिए इसको कुछ इस प्रकार से हम सीरीज बनाए हुए हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है, हमेशा याद रखिएगा। इस सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता से क्या होती है, घटती है। इस प्रोसेस को आपको याद रखना है। अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। कब, जब ऊपर से कहाँ जाते हैं, नीचे। मतलब जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ रहेगा वो सबसे अधिक पावरफुल, और जिससे आप नीचे जाइएगा आपका पावर क्या होगा, धीरे धीरे सीज होते जाएगा, कमजोर होते जाएंगे आप। लेकिन पोटेशियम को आपको ऊपर रखना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देना ये है कि आपको पता है कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक पावरफुल, जो सबसे नीचे होगा वो कम पावरफुल। अच्छा, प्रकृति का भी एक नियम है कि जो पावरफुल होगा वो कमजोर वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब यह कि जो सबसे अधिक पावरफुल धातु है वो कमजोर वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और बदले में उसका स्थान ग्रहण कर नया कंपाउंड बनाएगा। तो चलिए आप हेडिंग लगाएगा नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। अब यह है क्या? तो कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, बताइए डिफिनेशन बताइए। आप लोग सामने में रखे हुए हैं, एक बार पढ़िए उसको। आपको इसमें हम पढ़ाए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेगा? डिस्प्लेस। अच्छा, हम यहाँ पे यौगिक की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे हम एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यौगिक से तुलना करेंगे किसी प्रॉपर एलिमेंट का। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर डिस्प्लेस कर बदले में उसका स्थान ग्रहण करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। यदि ऐसा हो तो वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अन्यथा नहीं है। कुछ एग्जांपल देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे। तो कह सकते हैं इसका डिफिनेशन कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक में उपस्थित यौगिक में उपस्थित यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर बदले में उसका स्थान ग्रहण कर नए यौगिक बनाता हो। याद रखिएगा। तो क्या बोले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेगा? कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर उस बदले में उसका स्थान ग्रहण कर बदले में उसका स्थान ग्रहण कर नए यौगिक का निर्माण करता हो। नए यौगिक का निर्माण करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिएगा बाबू, तब समझिएगा कि किस प्रकार अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को डिस्प्लेस करता है। जैसे हमारा एग्जांपल है CuSO4 CuSO4 प्लस Zn। अब बताइए, Cu अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है और Zn का हमारा ऊपर है, तो Zn क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस करेगा और बदले में इसका स्थान ग्रहण करेगा। तो Cu क्या करेगा? सॉरी, Zn क्या करेगा? इस Cu को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस कैसे करेगा? तो जहां पे SO4 के साथ Cu है, Cu को हटाएगा और ये अपना स्थान ग्रहण करेगा। तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देखिए। जैसे हम बात करेंगे CuSO4 प्लस Mg। अब बताइए, Mg अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कहाँ पे है? ऊपर में है। Cu कहाँ पे है? नीचे है। इसका मतलब ये Mg क्या करेगा? इस Cu को डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgSO4 प्लस क्या बनाएगा? Cu। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये बताइए। तो ये दो एग्जांपल को पहले आप नोट डाउन करेंगे। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं बाबू। जैसे हम ले सकते हैं कि ZnSO4 प्लस Mg। अब बताइए, Zn कहाँ पे है? नीचे है। Mg कहाँ पे है? ऊपर है। मतलब Mg Zn की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, धातु है। तो मतलब Mg Zn को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और उसका स्थान ग्रहण करेगा। तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा MgSO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका? Zn। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। अच्छा बताइए, क्या ये कभी ऐसा हो सकता है क्या? MgSO4 प्लस Cu
बताइए तो आप लोग, क्या Cu Mg को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Cu अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है और Mg ऊपर है, और Cu Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, और जब डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात ही नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को कवर करेंगे। चलिए, अगला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको देखिएगा गौर से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब सर ये है क्या? देखिए, द्विविस्थापन का मतलब होता है क्या कि आप इसके अंदर आप एक बार डिफिनेशन ही पढ़िए। डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक, जब भी अभिक्रिया में भाग लेंगे यहाँ पे तो दो यौगिक भाग लेंगे, और दोनों यौगिक, अच्छा बताइए, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी यौगिक बनता है, उस यौगिक के बनने में दो मूलक आता है, एक आता है धनमूलक, एक होता है ऋण मूलक, पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल। जैसे हम बोलते हैं MgSO4। तो बताइए, MgSO4 में Mg2 पॉजिटिव है और SO4 हमारा क्या है, निगेटिव है 2। तो तात्पर्य यही है कि एक पार्ट पार्ट से हमारा पॉजिटिव और एक पार्ट है हमारा निगेटिव। तो इस दोनों के मिलने से हमारा क्या बनता है? इस दोनों के मिलने से हमारा बनता है कंपाउंड। तो हमेशा आपको ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक, जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक, अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक, दो यौगिक अपने अपने आयनों, अपने अपने आयनों या मूलकों की मूलकों की अदला बदली करके, अच्छा अदला बदली कैसे करेगा? तो पोजीशन इंटरचेंज करता है ये लोग, ठीक है। अदला बदली करके उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में दो नए, उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में दो नए, उत्पाद के रूप में दो नए यौगिक का, दो नए यौगिक का निर्माण करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखें? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक अपने अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली करके उत्पाद के रूप में दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तब जब आप एग्जाम्पल नहीं कीजिएगा, तो इसमें आपको एग्जाम्पल करना ही पड़ेगा बाबू, और एग्जाम्पल बिना किए आप समझ ही नहीं सकेंगे, तो आपको एग्जाम्पल करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन का कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर, के बीच अभिक्रिया होने पर, होने पर सोडियम क्लोराइड, अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा तथा बेरियम सल्फेट बनता है, तथा बेरियम
सल्फेट बनता है। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि आपके पास हमने दो कंपाउंड को लिखा। दो कंपाउंड कौन कौन सा है? तो पहला है सोडियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे आप। सबसे पहला है आपका सोडियम सल्फेट और दूसरा है आपका बेरियम क्लोराइड। ये दो अलग अलग कंपाउंड है। अच्छा बताइए, इस कंपाउंड सोडियम सल्फेट के अंदर दो मूलक है, एक है सोडियम पॉजिटिव और एक सल्फेट है निगेटिव। बेरियम क्लोराइड में एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? दो अलग अलग कंपाउंड। अब क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, दो जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए दो यौगिक अपने अपने आयनों या मूलकों का पोजीशन इंटरचेंज करता है। मतलब अपना अपना आयन को पोजीशन इंटरचेंज करवाएगा वो। मतलब क्या है सर? मतलब जो इसका पॉजिटिव है वो अगले कंपाउंड के निगेटिव से मिलेगा और जो पहले का निगेटिव है वो अगले के पॉजिटिव से मिलेगा। यही ना होता है पॉजिटिव, आपने आयनों या मूलकों का इंटरचेंज करने का मतलब कि जो पहला का पॉजिटिव है वो अगला के निगेटिव के पास जाएगा और जो पहला का निगेटिव है वो अगले के पॉजिटिव के पास जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है बाबू आपके तो समझ जाइएगा वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। मतलब पहले वाला का धनायन दूसरे वाले के कहाँ से मिला? ऋणायन से मिला। मतलब सोडियम किससे मिला? अगले के ऋणायन से, और बनाया सोडियम क्लोराइड। और दूसरा क्या बना? बेरियम सल्फेट। अच्छा बेरियम क्या है? अगले वाले का पॉजिटिव है और पहले वाले का क्या है? निगेटिव है। समझ गए बात को? इक्वेशन के फॉर्म में देखिए, सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड तो BaCl2। ये दो आपस में क्या किया? रिएक्ट किया। क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बनाया NaCl और साथ में क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4। ये बना बाबू आपका। तो Na2SO4 प्लस BaCl2। अच्छा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा तब ना। Na2 अब लगता है आपका बैलेंस हो गया है ना। Na2 S एक है, एक है, ऑक्सीजन 4 Ba1 Cl2 ठीक है। तो ये समझ में आया आपको क्या होगा कि यह है आपका पॉजिटिव और यह है आपका निगेटिव। और देखिएगा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक है ये पॉजिटिव और एक है ये निगेटिव। क्या करेगा, इसका पॉजिटिव जाएगा अगले के निगेटिव के पास और अगले का जो पॉजिटिव है वो पहले के किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास जाएगा। इस प्रकार से ये पोजीशन इंटरचेंज करता है। और जब भी आपके दो कंपाउंड में दिखेगा, जब भी आप ऐसा देखें कि दो कंपाउंड अपने अपने आयनों या मूलकों का पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है तो आप समझिएगा वहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। लिखिए इसको बाबू। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2। जैसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रेट तथा सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया होने पर के बीच अभिक्रिया होने पर के बीच अभिक्रिया होने पर होने पर सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर क्लोराइड बनता है। क्या बात कही सर आप? मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रेट दो अलग अलग कंपाउंड है मेरे पास। एक है सोडियम क्लोराइड और एक है सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों अपना अपना आयन को का पोजीशन इंटरचेंज करेगा। मतलब इसका धन आयन जाएगा अगले के ऋणायन के पास और पहले का जो ऋणायन है वो अगले के धनायन से मिलेगा। तो पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है केवल किसका? अपने अपने आयन या मूलकों का। तो जब भी अपने अपने आयनों या मूलकों का पोजीशन इंटरचेंज हो जाए समझ जाइएगा। देखिए तो एग्जांपल यहाँ पे
जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट, तो बताइए सोडियम किसके पास जाएगा? नाइट्रेट के पास। और क्लोराइड किसके पास जाएगा? सिल्वर के पास। तो बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड तो और सिल्वर नाइट्रेट, दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बनेगा। समझे? इसको रिएक्शन में लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में। सोडियम क्लोराइड है तो ये हो गया NaCl, सिल्वर नाइट्रेट है तो इसको बोलते हैं AgNO3। तो NaCl प्लस AgNO3 के बीच रिएक्शन होगा और क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट, मतलब क्या जाएगा? Na2CO3 और प्लस सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा। तो 2Na, Na2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl2, Ag एक है कुछ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 मिलेगा तो बनेगा Na। अच्छा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मिस कैसे हुआ। यहाँ देखिए बाबू, ठीक है लिखने में हो जाता है। ये Na प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो Na कहाँ जाएगा? NO3 के पास ना। सोडियम नाइट्रेट बन रहा है तो NaNO3 बनेगा ना, NaNO3 और प्लस क्या बन रहा है आपका? AgCl2, AgCl2। तो अब देखिए बिल्कुल सही होगा आपका। अ, चलिए इसको आप एक बार लिखेंगे। इसको जब आप लिखते हैं, ठीक है, जब आप इसको लिखिएगा तो प्रयास करना है कि इसको अपने से 2-3 बार बनाइए। जब इसको अपने से बनाइएगा 2-3 बार तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इसको आपको बैलेंस भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको बैलेंस अपने से, तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि आप इसको नहीं लगाते हैं तो NaCl AgNO3 ठीक है, बैलेंस की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो आप जो है प्रयास कीजिएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप 2-3 बार अपने से घर में लिखिएगा। इसके बाद आपका होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया हम इसी में आपको समझा देते हैं, जो बहुत ही ईजी है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि वैसी पहले मैं इसको लिखूं एक बार, ठीक है, ताकि आप समझ सके। तो याद रखिएगा, अगला है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? यहाँ भी वैसा ही होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए यौगिक परस्पर अभिक्रिया करेगा और किसी न किसी अवक्षेप का निर्माण करेगा। यदि कोई, अच्छा अवक्षेप का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि यह एक ठोस होता है जो जल में घुलता नहीं है। तो जो जल में नहीं घुला वो हो गया अवक्षेप, जो घुल गया वो हो गया विलयन। तो जो घुला नहीं, जो शेष बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो जो अवक्षेप है, सॉरी अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसमें आपको कुछ ऐसा समझना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिख ही दूं मैं आपको, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए, जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए यौगिक, भाग लिए यौगिक परस्पर परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके किसी अवक्षेप का निर्माण करता हो, किसी अवक्षेप का निर्माण करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, यदि उसमें दो चीज बनता है, एक बनता है विलयन, एक बनता है अवक्षेपण। मतलब जो घुल गया वो विलयन बन गया, जो नहीं घुला वो बन गया अवक्षेप। सेम यही एग्जाम्पल देखिए आप। कोई विशेष अलग से याद निकाल सकता नहीं है, क्योंकि समय कम है। आप चीज़ों को समझना सीखिए थोड़ा सा, और यही एग्जाम्पल आपको वहाँ लिख देना है इसमें। यहाँ देखिए, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर बनता है सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट। तो याद रखिएगा इसी में कि अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है विलयन के रूप में। क्या बनेगा? विलयन के रूप में। और जो आपका बेरियम सल्फेट बनता है, यह बनता है आपका किसके रूप में? तो यह बनता है आपका अवक्षेप के रूप में। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में, याद रखिएगा। बस यही एग्जांपल आपको लिख देना है कि सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड ये दो अलग अलग कंपाउंड हैं। दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा और दोनों के बीच अभिक्रिया होने पर बनेगा दो कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। जब भी ऐसा होगा तो याद रखिएगा, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बनेगा किसके रूप में? विलयन के रूप में। ठीक है। और जो आपका बेरियम सल्फेट बनेगा वो किसके रूप में बनेगा? आपका अवक्षेप के रूप में बनता है बाबू, याद रखिएगा। अवक्षेप मतलब जो जल में नहीं घुला, तो ये जल में नहीं घुलता है, बेरियम सल्फेट। समझ गए बात को? यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड तथा सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो याद रखिएगा इसमें भी जो NaNO3 है वह है विलयन के रूप में, और AgCl आपका क्या है? अवक्षेप के रूप में। तो ये आपका हो गया अवक्षेप और ये हो गया आपका विलयन। समझ गए होंगे आप लोग? चलिए, यहाँ तक को आप लॉक कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, मतलब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका पूरा पूरा ले लिए होंगे। अब हम लोग दो मुख्य रिएक्शन को पढ़ेंगे बाबू। एक है हमारा एक्सोथर्मिक और एक है हमारा इंडोथर्मिक। इतना देर जब मेरे साथ बैठ ही गए हैं तो और 10-15 मिनट रुक जाइए। बस दो रिएक्शन को हम लोग और कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 रिएक्शन को। बाकी आज के लिए इतने रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा हमारे साथ, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता आज की दुनिया में, तो आप मेहनत करना सीखिए। तो अगला है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है क्या? तो याद रखिएगा, जहां ऊष्मा क्या हो? मुक्त होता हो। यदि ऊष्मा हमारा मुक्त होगा तो ये होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। तो हम लिखता हूं, मैं इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखता हूं आपके सामने। आप देखेंगे इसको कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा मुक्त होती हो, इसके दौरान ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। मुक्त होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं बाबू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि ऊष्मा आपका बाहर निकल रहा है तो समझेंगे एक्सोथर्मिक। जैसे देखे होंगे आप लोग घर में चूना बनाते हुए, जैसे ही एक पानी के अंदर आप चूना देते हैं तो देखिएगा पानी उबलने लगेगा। तो इसका मतलब ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो जब भी ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे बताइए क्या हो सकता है? C+O2 क्या बनेगा? C+O2 क्या बनेगा? CO2। तो याद रखिएगा, CO2 बनने में भी हमारा क्या होगा?
उष्मा बाहर निकलती है। तो C प्लस O2 हमारा हो गया CO2 और साथ में क्या हो जाएगा प्लस उष्मा। सर प्लस क्यों दिए? जब कोई भी चीज़ बन के बाहर निकलती है तो हम उसके लिए प्लस का यूज़ करेंगे। तो उष्मा चूँकि बाहर निकल रही है इसलिए यहाँ पे होगा प्लस उष्मा। तो C प्लस O2 CO2 प्लस उष्मा। उसी प्रकार 2H2 प्लस O2 जब दोनों मिला के बनाइएगा आप जल 2H2O, तो इसको बनने में क्या लगता है आपको? उष्मा लगती है। तो 2H2 प्लस O2 क्या हो गया? 2H2O प्लस उष्मा। अच्छा दूसरा है आपका इसी में क्या? उष्मा छेपी के बाद हो गया उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। ये जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यह क्या है कि यहाँ पे यदि उष्मा मुक्त हो रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? उष्मा का अवशोषण होगा, मतलब उष्मा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा का क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जहां उष्मा क्या होगा? उष्मा का अवशोषण होता है। तो जहां उष्मा एब्जॉर्ब किया जाएगा वहां होगा उष्मा शोषी, और जहां उष्मा बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे उष्मा छेपी। तो जहां उष्मा छेपी वो एक्सोथर्मिक, और जहां उष्मा का अवशोषण होगा वो क्या होगा? उष्मा शोषी एंडोथर्मिक। अच्छा याद रखिएगा, आप देखते होंगे घर में जब ग्लूकोज पीते हैं तो जैसे ही गिलास में आप ग्लूकोज देते हैं तो देखते होंगे गिलास पूरा ठंडा हो गया। मतलब क्या हुआ कि उस पानी के अंदर जितना भी हीट था, गर्मी था, ग्लूकोज क्या किया? उस सभी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब उष्मा का अवशोषण होता है तो याद रखिएगा वो क्या है? एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा? लगाइए दिमाग थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे N2 प्लस O2। जैसे N2 प्लस O2 को आपस में मिलाइएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2NO। एन भी दो और ऑक्सीजन भी दो, 2NO। इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो जहां उष्मा का अवशोषण होगा वहां देंगे माइनस उष्मा, क्योंकि उष्मा क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए और बताइए क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे C+2S, लगाइए दिमाग, T+2S, तो क्या होगा बताइए? CS2 क्या? CS2, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाई सल्फाइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड के बनने में भी क्या होती है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो C+2S स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू जल्दी स्पीड में। कार्बन डाई सल्फाइड। चलिए हो गया। इसके बाद हमारा एक और है जिसको हम बोलते हैं उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद हमारा एक और है उभयगामी उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन। याद रखिएगा, वैसी अभिक्रियाएं
को हम उभयगामी अभिक्रिया कहेंगे जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हो। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। जब भी ऐसा दिखे आपको कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो समझिएगा वो क्या है, आपका उभयगामी अभिक्रिया, मतलब जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैसी अभिक्रियाएं या वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हो उसे उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल क्या लीजिएगा। जैसे हम लेते हैं N2 प्लस 3H2, डायरेक्ट मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाता है, 2NH3 बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं बाबू इसको। अच्छा, अमोनिया के बनने में याद रखिएगा यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, कि मतलब हम रिएक्टेंट से बना सकते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ आपको उच्च ताप और साथ में क्या देते हैं, यहाँ पे एक देते हैं उत्प्रेरक, Fe उत्प्रेरक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और क्या हो सकता है आपका, लगे दिमाग। जैसे Fe प्लस H2O तो बनता है Fe2O3 और साथ में क्या बनेगा आपका, लगाइए दिमाग, सोचिए। तो उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बेसिकली क्या होता है बाबू, कि जो दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, तो जब दोनों दिशाओं में संपन्न होगी तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें Fe प्लस H2O जब लोहा जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा Fe3O4 और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। Fe यहाँ 3 है तो 3Fe प्लस हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया ना। 3Fe प्लस 4H2 यहाँ पे आपको 4 देना पड़ेगा बाबू। तो 3Fe हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन आ गया 8, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन आ गया 4। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2O। याद रखिएगा, इस Fe3O4 को बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलेंगे बाबू इसको हम लोग, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अच्छा, याद रखिएगा ये जो Fe3O4 है, ये जो Fe3O4 है, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? तो एक बना है FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, और एक बना है Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो Fe2O3, तो FeO प्लस Fe2O3। तो यहां तक आपका क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया उभयगामी उत्क्रमणीय अभिक्रिया तक। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया। आपका केवल अब बच गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपके इस टॉपिक को प्लस कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैं आपका ले लूंगा और उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप घर से पढ़ के आएंगे, रिविजन करके आएंगे। ठीक है, तो इतना समय तक बैठ के देखने के लिए भी धन्यवाद आपका, और ये आपके लिए ही था, मैं जो मेहनत किया हूँ ये आपके लिए ही किया हूँ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।